करो चर्चा इतनी, करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद अपना जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने इन 2 लाइनों में बहुत कुछ कह डाला। विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर में कहीं कोई दखल नहीं था। उन्होंने चर्चा का जवाब देते हुए साफ तौर से कह दिया कि दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री सदन में बस इतना बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने ऐसे ही कई सारे सवाल पूछे, तो इनमें से कईयों के जवाब देने की सरकार ने कोशिश भी की। इस 16 घंटा से ज्यादा की चर्चा के बाद क्या अब भी कोई संदेह रह जाता है? और सबसे बड़ी बात, इस लंबी चर्चा के दौरान अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने में कौन कौन कामयाब रहा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ेंगे, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करूं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सदन के भीतर बोली गई वो एक बार फिर से दर्शकों को सुना दूं, फिर हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, Yes. let him say here. Yes. Let him say here that Donald Trump, you're a liar. That
You did not make us cease fire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे, सॉरी। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, ले। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई, रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। जितने भी सवाल विपक्ष के मन में उठ रहे थे, इस चर्चा से पहले जितने भी सवाल पूछे गए, चर्चा के दौरान जितने भी सवाल पूछे गए आप लोगों की तरफ से, उन सारे सवालों के जवाब मिल गए या फिर कुछ बाकी रह गया है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनको राजनाथ सिंह जी भी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी दोनों ही साइडलाइन होकर निकल के चले गए। पहलगांव में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, वो आतंकवादी कहां से आए, वो कब आए, क्यों आए, किसका इंटेलिजेंस फेलियर था, अभी तक किसी को जवाब नहीं मिला है। कल चर्चा शुरू हुई और कल ही ऑपरेशन हुआ और कल ही कुछ चीजें सामने आ गई। 100 दिन तक किसी को नाम भी नहीं पता थे। दूसरी चीज, जिस तरह से ट्रंप की बात है, क्योंकि मोदी जी ने काफी ट्रंप की बात, नाम तो नहीं लिया, नाम तो शायद डरते हैं नाम लेने से, तो क्या प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का नाम लेने से इतना डर क्यों लगता है? 29 बार ट्रंप ने जब कहा कि सीज फायर मैंने कराया है, तो देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी संसद में ये कहने से कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, इसमें क्या दिक्कत थी? एक छोटा सा सेंटेंस बोलना था, लेकिन शायद नहीं बोल पाए वो। आज भी देश के प्रधानमंत्री इधर उधर की बात करते रहे। भाई राफेल गिरे तो बताइए, नहीं गिरे तो बताइए। हमारे डिफेंस फोर्सेस के तमाम लोग जो कह रहे हैं, क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? आप कभी आर्मी के पीछे छिप जाते हैं, कभी पाकिस्तान के पीछे छिप जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश वास्तविकता जानना चाहता है, देश जानना चाहता है देवेंद्र सिंह कहां हैं। आज 7 साल, 6.5 साल होने को आए, पहलगांव से पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा की रिपोर्ट आज तक देश को नहीं मिली। वो आरडीएक्स कहां से आया, कहां से नहीं आया। आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, आपने कहा सीज फायर हुआ ही नहीं, युद्ध हुआ ही नहीं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे। अभी भी नहीं मिले, आगे भी नहीं मिलेंगे। विजय शर्मा जी, आपने सुना आलोक शर्मा जी को, उन्होंने 2 सवाल बड़ा स्पेसिफिक कहा कि पहलगाम में आतंकी कहां से आए। इस सवाल का जवाब देने से हर कोई बच गया, भाजपा की तरफ से या फिर कहें कांग्रेस की तरफ से। ट्रंप का नाम लेने से प्रधानमंत्री डर क्यों रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, मैं यहां से शुरू करूंगा कि किसी को ऐसे सीधे विदाउट तथ्य के बोलना ठीक है, तथ्य के आधार पे झूठा कहना ज्यादा ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर कितने तथ्य के आधार पे झूठा करार दे दिया कि भाई मेरी किसी भी विदेशी नेता से, अमेरिका के राष्ट्रपति को तो छोड़िए, किसी भी विदेशी नेता से युद्ध, ये अपना जो ऑपरेशन था इसको रुकवाने के बारे में कोई बात नहीं हुई। और हुई थी उपराष्ट्रपति जो वहां अमेरिका के थे, उनका फोन आया और मैं 1 घंटे तक, क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही थी, मैं उनका कॉल ले नहीं पाया। बाद में मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि भी वो बड़ा हमला करने वाले हैं। तो फिर हमने बता दिया भाई कैसे कैसे करने वाले हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा जवाब मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये वही बात है कि समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। समझना नहीं चाह रहे हैं ये लोग। जब तथ्य के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने, मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर बता दिया भाई हमारी किसी से बात नहीं हुई। देश के विदेश मंत्री बोलते हैं
कि हमारी कोई किसी तरह के नेता किसी से भी इस लिहाज से बात नहीं हुई और व्यापार के रिगार्डिंग भी कोई बात नहीं हुई, और व्यापार की तो आज तक हमारे साथ कोई समझौता हुआ ही नहीं अमेरिका के साथ। तो अब लक्ष्मण जी इसमें कोई क्या जवाब देगा, क्योंकि जवाब तो ये वो चाहते हैं जो पाकिस्तान परस्त है, क्योंकि यही भाषा तो पाकिस्तान बोलता है जो ये बोल रहे हैं। अब मुद्दा ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कैसे घर में जाके शर्मा जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, तो फिर ट्रंप तो उसमें आ ही जाते हैं, वो भी दुनिया के नेता हैं। तब तो इस सवाल को अब यहीं दफना देना चाहिए कि नहीं? तो ट्रंप, हम तो सीधा सीधा यही तो कह रहे हैं ना कि ट्रंप का नाम लेने से डर क्यों है इतना। जब ट्रंप 29 बार बोल चुका है, वो ट्रंप कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा तो है नहीं, और मोदी जी की तरह वो भी अगर झूठी बोलता घूमता हो तो हम कह नहीं सकते। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी बोले, वो झूठ बोलता है। और जहां तक बात मोदी जी की है, वो तो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, एक बार नहीं 10 बार बोलते हैं। वो तो लाल किले की प्राचीर हो, संसद हो, चुनावी मंच हो, सब बराबर है उनके लिए। शर्मा जी, वो तो झूठ बोलकर ही आए थे, झूठ बोलकर ही टिके हुए। झूठ देखिए, मैं भी कुछ मैंने बोल तो सकता कहा हूं, भाई, इस देखिए तरह की झूठ बोलना कोई असंसदीय, क्या असंसदीय हो गया भाई? नहीं, मैं 10 झूठ गिनवा देता हूं जो उन्होंने आज तक बोले हैं। नहीं, मैं पता झूठ गिनवा दूं। दिक्कत ये है ना कि जो सवाल है सीधे सीधे, क्या अनिल चौहान जी झूठ बोल रहे हैं? भाई देखिए, मुझे तो बिल्कुल झूठा इंसान लगता है वो, और मुझे नहीं पूरे देश को लगता है। आज उनके अंदर हिम्मत थी, 100 दिन के बाद वो बोले। आज 100 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, 100 दिन में एक बाइट नहीं दे पाए। बिहार में जाके अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहां 2 मीडिया वालों को बुला के एक बाइट नहीं दे सकते हैं वो। क्या मीडिया तो बचा क्या? अडानी अंबानी के सब घर हो गए हैं। ये दुर्भाग्य ये है कि आज भी आप ट्रंप का नाम लेने से डर रहे हैं। वो इतनी बार 29 बार आपका नाम लेके कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, और वो सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्यों लगता है जनता को सही कह रहा है वो? क्योंकि उसने देश से पहले ये जो कहा, हमारे देश के ये जो कहा कि मीडिया वाले बचा क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपत्ति करूंगा, क्योंकि मीडिया वाले बचे तभी तो आपको रोक टोक के बोलने दिया जा रहा है। आपको पूरा अधिकार है आपत्ति करने का, आपको संतुलित तरीके से आपत्ति करने का आपको अधिकार है। लेकिन क्या हो रहा है मीडिया में, वो भी देश देख रहा है। नहीं कोई शर्मा जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर आनंद दुबे जी के पास चलते हैं। आपको भी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है और हमें भी कहने का अधिकार है, और देश भी देख रहा है, देश तय भी कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन हम केवल जवाब देना चाहते हैं, क्या जो सीडीएस अनिल चौहान जी हैं वो भी गलत बोल रहे हैं? क्या राकेश जी भी झूठ बोल रहे हैं? क्या एयर चीफ भी झूठ बोल रहे हैं? तो सब झूठ बोल रहे हैं, सब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल पूछते ही पाकिस्तान की भाषा हो जाती है। कमजोर प्रधानमंत्री, बोगस सरकार है। विदेश मंत्री पहले ही फोन करके बता रहे हैं कि साहब हम अटैक करेंगे, आप जरा वहां से निकल जाइएगा। क्या माहौल बना रखा है, मतलब पूरे देश का माहौल बना के छोड़ दिया। लक्ष्मण जी जवाब लेंगे? कोई विश्वास करेगा कि डीजीएमओ ने जो है युद्ध रुकवा दिया? लक्ष्मण जी, 20-22 मिनट से जवाब लेते हैं। 1 मिनट 20-22 1 मिनट लक्ष्मण जी, अंतिम सेंटेंस बोल रहा हूं। 20-22 मिनट के युद्ध को एक्सप्लेन करने में 120-22 मिनट लग गए आज प्रधानमंत्री को, लेकिन देश की जनता के गले नहीं उतर रहा है। विजय शर्मा जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी देखिए, लक्ष्मण जी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है। देश ने तो समझ लिया, देश तो पहले दिन से ही समझ रहा है, देश तो उत्साहित है। लेकिन शर्मा जी को क्या लगता है, शर्मा जी की मजबूरियां हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी इनके नेता है। और मैं ऐसे संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जो इन्होंने मेरे प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है। वो इनकी सभ्यता के ऊपर है, संस्कार के ऊपर है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो इतना कहूंगा कि आज दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया संसद में, और इस तरह से नंगा किया है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया संसद में। आनंद दुबे जी, आपके लिए अब ये सवाल, नेता से बात नहीं हुई। आनंद दुबे जी, इस सवाल का जवाब तो कम से कम अब आपके मन में नहीं मिल गया होगा। अब ये सवाल आपके मन में नहीं हो। बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते थे या देहाती औरत की तरह शिकायत लगाते हैं, वो कमजोर थे, वो कमजोर प्रधानमंत्री थे जो लाशों के ढेर लगे हुए थे बॉम्बे में। अब वर्तमान में बात कीजिए ना। की आदत नहीं है। ऐसा करते हैं विजय जी, एक मिनट जरा आनंद दुबे जी को जोड़ लेते हैं और हर्षवर्धन जी को। आनंद दुबे जी। जी लक्ष्मण जी, मैं कह रहा था नमस्ते। अब तो ये सारे सवाल आपके मन में तो कम से कम नहीं हुए कि हैं, अभी भी बचे हुए हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपनी भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन महादेव के तहत उन 3 कुख्यात अपराधियों को, आतंकवादियों को मार गिराया और 72 हुरों के पास भेज दिया। रही बात ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, तो विपक्ष पिछले 100 दिन से ज्यादा के समय अब होने वाले हैं, विपक्ष यही बात कह रहा है कि एक चर्चा होनी चाहिए, एक संवाद होना चाहिए।
आज प्रधानमंत्री जी ने घंटे 2 घंटे बात की। प्रधानमंत्री जी बात बहुत अच्छी करते हैं, बोलते हैं बहुत ही संयम से। देखिए, यही हम पहले मांग कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि ये इन विषय पे विस्तृत एक जानकारी हो जाए, एक चर्चा हो जाए। जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, विपक्ष अपना खून लेकर पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री जी के साथ मिलेगा। ये हुआ, इतिहास में भी हुआ है, अभी हाल में ही हुआ है। जब डेलीगेशन भेजने की बात हुई, हम लोग एक सुर में सरकार के साथ गए, हमने सारे अपने विवाद एक तरफ रख दिए और कहा देश सबसे पहले है। तो जब विपक्ष इतना उदार है, विपक्ष इतना आपके साथ सहयोगी है, तो विपक्ष उम्मीद करेगा कि आप भी वही उदारता विपक्ष के लिए भी दिखाएं। विपक्ष चाहता है सकारात्मक चर्चा। आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया, फिर सेशन मानसून आया, फिर 2-4 दिन इसमें बीत गए, फिर आपने एक समय निश्चित किया और एक चर्चा हुई। देखिए, अभी चर्चा हो गई है, अब इसको कोई विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, किसी के मन में सवाल ज्यादा थे, जवाब कम आए, किसी के मन में जवाब ज्यादा थे, सवाल कम आए, इसका कोई अंत नहीं है। हमारी सेना ने जो पराक्रम किया है वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ है, और जो पाकिस्तान को हमने एक प्रकार से बेनकाब किया है दुनिया के सामने, ये बताकर कि पाकिस्तान एक केंद्र बिंदु है आतंकवाद का। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में खून और पानी एक साथ जब नहीं बहेगा, ट्रेड व्यापार उनके साथ नहीं होगा, सामाजिक सांस्कृतिक मंच हम साझा नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि अगर क्रिकेट का खेल भी उनके साथ हम नहीं खेलेंगे, चाहे एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे बड़े से बड़ा कप हो, हम उनके साथ कोई संबंध अगर नहीं रखेंगे, तो हमें लगता है धीरे धीरे देश को विश्वास होने लगेगा कि हाँ, अब हमने पूरी तरह से पाकिस्तान का बहिष्कार कर दिया है, पाकिस्तान नाम की चिड़िया या देश इस दुनिया में है ही नहीं। तो एक विषय ये अब धीरे धीरे समाप्त होता है। उसके बाद बहुत सारे और विषय हैं जिस पर अभी ये मानसून सत्र में चर्चा होनी है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा थी, जो बहस थी, वो प्रधानमंत्री के अंतिम भाषण के साथ साथ हमें लगता है कि अब समाप्ति की ओर है। तो उस पर बहुत ज्यादा मन महसूस कर ये रह जाना कि यार ये नहीं कहे, वो नहीं कहे, ठीक है, अब जो कहे वो कहे, देश ने सब देख लिया, देश से बड़ा कोई नहीं है, 140 करोड़ लोग सब समझ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब इसको बहुत ज्यादा विषय को आगे बढ़ाने से अच्छा है जो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर भी अभी सदन में चर्चा हो। बहुत सारे सांसद अपने गांव जिले से आते हैं, उन्हें भी समय मिले, वो भी अपनी बात कहें और एक आगे बढ़े, हमारा देश विकास की तरफ बढ़े, कम से कम सकारात्मक सोच की तरफ सरकार और विपक्ष बढ़े। इस समय तो हम इसी स्थिति में हैं। हाँ, बिल्कुल हर्षवर्धन जी, बहुत खूब आनंद दुबे जी ने कहा कि अब हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर पे बहस को खत्म कर देना चाहिए। आपको लगता है बहस खत्म हो जाएगी अब यहीं पे? आनंद जी से मैं 100% सहमत हूं, उस क्रिकेट वाली बात से 100%। लेकिन आज जो ये बहस हुई, कल जो ये बहस हुई थी और कल भी बहस होगी, राज्यसभा वाली तो अभी चलेगी ना। बाकी एक तो ये कि किसी भी बड़े मुद्दे पर देश की सदन में चर्चा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और एक हफ्ता बर्बाद नहीं हुआ होता अगर विपक्ष ने बेवजह का अड़ियल रवैया नहीं अपनाया होता, क्योंकि तय हो चुका था कि 16 घंटे और 9 घंटे यानी 25 घंटे चर्चा होनी है, जो बाद में 16-16 32 घंटे हुए। उसके बावजूद विपक्ष हल्ला हंगामा करता रहा और उसके बावजूद दूसरे मुद्दे लेकर काली पट्टी और प्रदर्शन, ये नहीं होता है जब आप किसी एक बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अगर आपके लिए प्राथमिकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए, बिल्कुल हुए। पाकिस्तानी एयर बेसेस तबाह हुए, बिल्कुल हुए। विदेश मंत्री, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री सब पहले बोल चुके हैं कि बिल्कुल किसी ने मध्यस्थता नहीं कराई, बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया। यहां तक कि जब कनाडा से पीएम लौटे थे तो उन्होंने जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई वो भी बता दिया। लेकिन जब सत्र शुरू हुआ और उसके बाद ये खबर आ गई कि तीनों जो आतंकवादी थे, हत्यारे, जिन्होंने धर्म पूछकर मारा था, वो भी मार दिए गए, तो विपक्ष के पास बहुत कुछ रहा नहीं। और मैं इसमें नंबर दूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उस लिहाज से बहुत आर्टिकुलेट तरीके से, बहुत सलीके से नए प्रश्न खड़े किए और पूरी कोशिश ये कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरें। अब ये राहुल गांधी का संकट भी है, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि हम कुछ भी कोशिश कर लें, जब तक नरेंद्र मोदी इतना बड़ा व्यक्तित्व बना रहेगा तो फिर मुश्किल होगी। इसीलिए वो जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने सेना का जो हाल के इतिहास का सबसे बड़ा शौर्य है, वो भले कहते हैं कि हम सेना का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन बड़े सलीके से वो कमतर करने की कोशिश करते हैं। उसको प्रधानमंत्री ने बताया। और आज जब प्रधानमंत्री सदन में ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी नेता खड़े होकर कहना कि चल नाम ले लो, इंदिरा गांधी की आधी भी हिम्मत नहीं। ये गली मोहल्ले जैसी बात
नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस तरह से कभी किसी नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे कोई कोशिश नहीं की। एक तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, दूसरा उनको लगता है कि विदेश नीति में हम जब तक हमला नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। और मुझे इसीलिए लगता है कि आज जो ये बहस हुई है, जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, वो सारे सवालों को समाप्त करता है और सबसे शानदार तरीके से फैक्ट के साथ, और विशेष करके उनकी पहचान उन आतंकवादियों की किस तरह से की गई, कैसे हम उनको ट्रैक कर रहे थे, ये अमित शाह ने जो बताया वो कमाल का था। तो मुझे लगता है कि देश को जो कुछ समझना था वो समझ गया, और जवाब पहले भी मिला था, लेकिन सदन में ऑन रिकॉर्ड मिलना जरूरी था। मुझे लगता है सब कुछ हो गया। अब इसके बाद भी अगर कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहे तो उसका कोई लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आलोक शर्मा जी, अभी डिबेट वैसे बची हुई है, अभी राज्यसभा में डिबेट होनी है और आपने कई मुद्दे कहे कि अभी कई सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन एक आम राय निकल के आ रहा है कि ठीक है, अब जो कुछ लोगों के सवालों के जवाब मिले, पूरे मिले, आधे मिले, लेकिन अब बहस को यहीं ख़त्म कर दीजिए। लेकिन एक आरोप जो कांग्रेस पर लगाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, हालांकि एक तरफ फैक्ट दिया कि किस तरह से पूरी सेना या फिर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता आ रही है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर कांग्रेस की निर्भरता बढ़ती जा रही है जब भी कोई मुद्दा उठाने की बात होती है, और फुल स्टॉप कॉमा सहित पाकिस्तान की बातें कांग्रेस बोल रही होती है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये आखिर कैसा, क्यों ऐसा नैरेटिव बनता जा रहा है? देखिए, मोदी जी हो या बीजेपी का कोई भी लीडर हो, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तो उनका कोई भाषण पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेना के पीछे छुपना होता है, पाकिस्तान की बैसाखी बनानी होती है। मोदी जी हमेशा से यही काम करते आए हैं, बिना बुलाए वहां केक खाने पहुंच जाते हैं, और जिस तरह से आडवाणी साहब वहां जिन्ना की मजार पर लोटपोट हुए तो किसी से छुपा नहीं। अटल जी के समय पे क्या हुआ था वो भी पूरे देश ने देखा, आगरा समिट से लेकर बस में बैठकर, और उसके बाद फिर जो कारगिल हुआ वो सबने देखा, पार्लियामेंट पे अटैक देखा, सब कुछ देखा देश ने। तो उनका पाकिस्तान का नाम लेना तो बहुत मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठों का सहारा लेते हैं। उनके सांसद झूठ बोलते हैं संसद में खड़े होकर। कल तेजस्वी सूर्या ने भी कई झूठ बोले। चीन के ऊपर किस तरह से मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे झूठ बोला, पूरे देश ने देखा। ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई ये, ना कोई वो। उन्हीं के सांसदों ने फिर पोल खोल दी। अब बात आती है विदेश नीति की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, एक देश ने नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ठीक है। सबने कहा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने अटैक किया है वो ठीक है। अगर एक देश की स्टेटमेंट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही। उसी दौरान अगले दिन ही, युद्ध के समय पे ही, आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे देता है। आईएमएफ के लोन के अलावा पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के तमाम ऐसे ग्रुप्स में शामिल किया जाता है जो आतंकवाद के विरोध में ग्रुप्स हैं, चाहे वो तालिबान वाला ग्रुप हो और चाहे एंटी टेररिज्म ग्रुप हो। तो पूरी तरह से विदेश नीति तो चौपट है। विदेश मंत्री तो पाकिस्तान के एजेंट की भाषा बोल रहे थे। फोन करके बीजेपी के नेता बताते हैं कि हम अटैक कर रहे हैं, और आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। भाई, आपको किसने कहा था? डीजीएमओ को किसने एम्पावर किया था कि आप सीज फायर कर दीजिए? क्या गृह मंत्री ने किया था? विदेश मंत्री ने किया था? रक्षा मंत्री ने किया था? कैबिनेट ने किया था? मतलब डीजीएमओ रैंक का अधिकारी, जो मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है, वो इतने बड़े ऑपरेशंस को रोक सकता है। आनंद दुबे ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब इसको विराम लगाइए। 140 करोड़ लोग सब समझते हैं क्या है क्या नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए किस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं। खून और पानी साथ साथ नहीं बहना चाहिए। अभी भी पानी बह रहा है, पानी रोका कहाँ है अभी? क्या सिंधु का पानी रोक दिया है? क्या सिंधु जल संधि समाप्त कर दिए? कोई कह रहा था पोस्टपोन कर दिए, कोई कह रहा था टर्मिनेट कर दिए। आईएमएफ से रिप्लाई मांगा तो आईएमएफ कहता हमें तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी उसमें थर्ड पार्टी है। अब बात आती है क्रिकेट की। क्रिकेट के ऊपर तो अमित शाह जी ने मंजूरी दे दी, उनका बेटा करवा रहा है सारा शो। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट होगा, और चाहे आतंकवादी चाहे कुछ भी करते रहे, लेकिन क्रिकेट होता रहेगा। दुर्भाग्य ये है कि विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, सबको या तो हिंदू मुसलमान पे लाके खड़ा कर दो, भारत पाकिस्तान पे लाकर खड़ा कर दो। आज वास्तव में जो मेजर सवाल थे उनका भी उत्तर अभी तक नहीं मिला है। जैसे पुलवामा का नहीं मिला, पहलगांव का भी नहीं मिलेगा। विजय शर्मा जी, क्रिकेट एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हर कोई ये मानने को तैयार है क्रिकेट तो कम से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे माहौल में जब हम लोग पाकिस्तान के बारे में साफ तौर से कह सकते हैं कि खून और पानी साथ साथ बह नहीं सकता।
देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात बताना चाहता हूँ, बार बार ये पुलवामा कहते हैं। पुलवामा में शायद जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लें, ये उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जान के भी अनजान बने रहते हैं इन्होंने, क्योंकि मुद्दे उठाने हैं, पाकिस्तान परस्त बातें करनी होती है। मैं वही तो कह रहा था। और ये पाकिस्तान के इनके तो मनीषशंकर ही जाके पाकिस्तान में बोलते हैं कि मोदी सरकार को हटाइए। तीसरे सेंटेंस में ही पाकिस्तान आ गया इनका। धैर्य सुनिए, पाकिस्तान आपके आता है, आपको रात को में दिखाई देता है। अब पाकिस्तान के बगैर आप रह नहीं सकते। तीसरे सेंटेंस में पाकिस्तान आ गया। परियोजनाओं में आप शामिल करते हो। पाकिस्तान तो आपकी सरकार चलाता था। आपने देखा बॉम्बे अटैक में किस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की, किताबें भी लॉन्च हो गई थी, दिग्विजय सिंह जी ने लॉन्च भी कर दी थी। अगर वो पकड़ा नहीं जाता जिंदा आतंकवादी तो आपने तो मत देना था। और समझौता एक्सप्रेस में जो आतंकवादी पकड़ा हुआ आपने सजा के दे दिया, वापस दे दिया पाकिस्तान को। ये आपकी कथनी और करनी में, आतंकवाद को लेकर आपकी क्या कथनी करनी है। और आपने बॉम्बे अटैक में देखा होगा, कुछ भी बोलते चले जाते हैं मोदी जी की तरह। बोलते हैं, मैं नाम बोल देता हूँ आतंकवादी का जो आपने सौंप दिया। अरे भाई, कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान को दे दिया? आप कुछ भी झूठ बोलते चले जा रहे हैं और एंकर चुपचाप बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ, मैं नाम भी दे दूंगा। क्या बात करते हैं, बेकार की बातें करते हैं आप लोग। नहीं शर्मा जी, मैं आपकी तरह आए बाय साइन पाकिस्तान को आतंकवादी दे दिया, मतलब कुछ तो बोला करो यार सोच के। मैं तथ्य पे बोलता हूँ। 11 साल हो गए अब तो सरकार है आपकी, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो यार। झूठ किसी ने आतंकवादी पाकिस्तान करते विजय जी ऐसा कि आप लोग 11 साल से जो आलोक शर्मा जी आदमी को जेल में डाल देते। आलोक शर्मा जी ने उठाया मुद्दे, उस पे आप आइए। लेकिन एक मुद्दा हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास थोड़ा सा आना चाहूंगा कि इस जो भी सवाल जवाब उठे, ना तो सवाल नए थे और न तो जवाब भी, बहुत सारे जवाब पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से दिए आ चुके हैं। लेकिन बात रही नैरेटिव की, तो इस पूरे बहस के दौरान आपको क्या लगता है, नैरेटिव की लड़ाई में कहाँ कौन आगे निकल गया इसमें? देखिए लक्ष्मण जी, मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं तो किसी को भी जितने सवाल कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पूछ रही थी उसका जवाब नहीं मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि इसी नैरेटिव की लड़ाई में जीतने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए थे, और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा ये टेररिस्ट लॉन्च कैंप, टेररिस्ट ठिकाने ध्वस्त हो गए, एयरबेस ध्वस्त हुए, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, जब हम बात कर रहे हैं तीनों हत्यारे आतंकवादी मर गए, तो नैरेटिव देश में क्या जाएगा? संकट यही है कि अब इसके बाद क्या बोले। तो कुछ भी बात करनी है, कोई भी सवाल खड़ा करना है, और आखिर जब ये सारे सवाल खड़े होते हैं तो जनता के बीच में जाएंगे। अभी दोनों के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सबसे नजदीक में बिहार का चुनाव है, इसलिए सारे लोग अपने नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करते हैं। और मुझे कतई नहीं लगता, मतलब पहले भी नहीं था, लेकिन मैंने जो पहले भी कहा था कि ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, सरकार की तरफ से इस मामले में जो कार्रवाई की गई है वो शानदार है। सेना तो उसका जरिया होती है, बिना सेना के तो कोई नेता तो लड़ने जाते नहीं। इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी तो लड़ने गई नहीं थी। तो जो कुछ भी सेना ने तब किया था, तब भी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत मजबूत थी, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत मजबूत थे, आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत हैं, दुनिया स्वीकार कर रही। दुर्भाग्य से विपक्ष पहले जैसा नहीं रहा, वो जो सवाल खड़े कर रहा है वो बचकाने सवाल है। इस तरह से नहीं होता कि आप इनका नाम नहीं ले रहे हो, आप इनको झूठा नहीं कह रहे हो, इस तरह से कभी देश में नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने सवाल उनके जवाब तो पहले ही आ गए, ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड आया है। अब चौक चौराहे, गली मोहल्ले, गांव की बहस में देखते हैं किसका नैरेटिव आगे जाता है। हालांकि जिस प्रमुखता से सवाल विपक्ष ने एक उठाया था, वो प्रियंका गांधी का भी आपने सुना होगा भाषण, फिर राहुल गांधी का भी, कि आखिर उस पहलगाम में, उस घाटी में आतंकी आए कहाँ से और वहाँ पे सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, इसका जवाब लोग ढूंढ रहे थे। बीच बीच में सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहा भी था कि थोड़ी से यहाँ पे चूक इंटेलिजेंस की हुई है, लेकिन इसको अगर विस्तार से बताते तो शायद ये भरोसा ज़्यादा जमता कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं यहाँ पे नहीं होगी। आनंद दुबे जी, देखिए ऐसा है कि हम दो रूप में अगर बात करें, एक हमारा रूप है कि हम राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, दूसरा हमारा रूप है कि हम विपक्ष हैं। जब जब देश पे संकट आएंगे लक्ष्मण जी, हम देशभक्त विपक्ष और राष्ट्रभक्त में कहीं कोई अंतर्विरोध दिखता है क्या? होगी नहीं, सुनिए तो पहले, हम अब अपने देश के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब सवाल पूछने होंगे, जब ये पूछना होगा कि कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है। मनोज सिन्हा साहब ने जब स्वयं आगे आकर कहा कि हमारा बहुत बड़ा फेलियर है, वो आतंकवादी यहां तक घुसे कैसे, ये हमारी लापरवाही का एक नतीजा है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए कि दोषी कौन था,
कौन अधिकारी था, कौन नेता था, कौन पुलिस था, ये होना ही चाहिए। तो दो अलग अलग विषय हैं लक्ष्मण जी। जब जब मैं फिर वही कह रहा हूं कि 22 तारीख को हमला हुआ, 25 तारीख को मेरी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने हमें पहलगाम भेज दिया। हम जाके सिन्हा साहब से मिले, हम जाके फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले और एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो कड़े से कड़ा एक्शन लेना हो लो। लेकिन जब ट्रंप साहब आके कहते हैं ट्वीट करके कि मध्यस्थता मैंने की, तुरंत हमारी पार्टी ने सवाल पूछा कि भाई ट्रंप कौन होते हैं, ट्रंप कौन है? हमारे सेना का कोई अफसर कहे, हमारी सरकार का कोई नेता कहे, हम जरूर उसकी बात मानेंगे। तो दो अलग विषय। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये सकारात्मक राजनीति है जो देश को पसंद आएगी। जहां देश की बात है, पूरा देश एक है। जहां घरेलू राजनीति है, अब सरकार अगर गलत काम करते रहेगी, सरकार अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगी, सरकार ऐसा ब्रिज बनाएगी जो 2 ही साल में टूट के गिर जाए और उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाए और आप कहें कि नहीं नहीं ये तो देश की सरकार है, इससे सवाल आप न पूछें, ये भी गलत है। अगर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और उसका अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं तो आप ये न कहें कि नहीं नहीं खेल अलग चीज है, आतंकवाद अलग चीज है। तो फिर यही तो हमें समझाना है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी आपके मन में द्वेष मत रखिए, विपक्ष भी आपका भाई है, विपक्ष भी इस देश का नागरिक है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो हम जरूर उठाएंगे। हर मुद्दा आपको पसंद आएगा ये भी जरूरी नहीं है, हर आपके अच्छे काम बुरे काम हमें भी पसंद आएंगे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा होते हैं। आलोक शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, फिर विजय जी के पास जाऊंगा कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि देखिए आगे आगे होता क्या है और आगे सबसे बड़ा जो इवेंट है वो आपको बिहार विधानसभा चुनाव है। तो इतने सारे सवाल जवाब के बाद क्या मान के चला जाए बिहार विधानसभा चुनाव में इस पर राजनीति, इस पे चुनावी भाषण कम से कम नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही शुरू कर दिया है। वो अंग्रेजी में जाके वोट मांग के आए हैं बिहार में, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। पुलवामा हुआ तब भी उन्होंने कहा कि पहला वोट, जो पहले वोटर्स हैं, पहला वोट जो है शहीदों के नाम दे दो। और मैंने तो उनको खूब एक्सपोज भी किया तमाम चैनल्स पर। तो देश के प्रधानमंत्री अपने किसी कामों पर वोट नहीं मांगते हैं, वो 2 ही चीजों पर मांग सकते हैं, या तो सेना के पीछे छुप के और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग सकते हैं, या वो मंगलसूत्र, भैंस और ज्यादा बच्चे वाले और उन पर वोट मांग सकते हैं। तो बिहार में अब किस चीज पर वोट मांगते हैं वो तो देश के प्रधानमंत्री भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, और हम भी किस चीज पर वोट मांगते हैं। 20 साल हो गए हैं, बिहार की कानून व्यवस्था और तमाम चीजें जो हैं उनके ऊपर वोट मांगे जाएंगे, बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोटों के मामले में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन वोटबंदी कर रहा है, पहले नोटबंदी की, अब वोटबंदी कर रहा है, तो क्या आज फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? महाराष्ट्र में लाखों लोग जुड़ गए, उस पे जिस तरह से आंध्र प्रदेश में लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन एक कर्नाटक में आगे चर्चा करेंगे। कह रहा हूं कि बिहार में मुद्दा होगा, मुद्दों की बहुत कीमत नहीं रहेगी लक्ष्मण जी, मुद्दों की अब देश में मुद्दों की बहुत कीमत नहीं रहेगी। और आपने बता दिया कि वो तो पहले अंग्रेजी में वोट मांग के आ गए हैं। विजय शर्मा जी। जी देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो इनका मैं वो चेक करा देता हूँ। अमजद अली था जो समझौता एक्सप्रेस का, अच्छा, आप अभी उसी सवाल पे जिसको छोड़ा। अब उससे आगे बताता हूँ, इन्होंने सेना का फिर अपमान किया कि डीजीएम छोड़ के आया था, जरा बताइए कैसे फैसला ले सकता था? नहीं, छोड़ के कौन आया था बताइए जरा। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कैसे नहीं ले सकता फैसला? उन्होंने उच्च अधिकारियों से डीजीएम नहीं ले सकता है, आर्मी चीफ भी नहीं ले सकता। कैसे बात करते हो? जब तक कैबिनेट अप्रूव नहीं देगी। वोट मांगी थी 370 पे, हमने वोट मांगी 35 पे। आज नक्सली समस्याएं कितनी कम हो गई हैं शर्मा जी, पता है आपको? आज आतंकी घटनाएं कितनी होगी जम्मू कश्मीर में कम? अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो देश के किसी हिस्से में कोई बड़ी आतंकवादी घटना आज तक नहीं हुई 11 साल में। बताइए मुझे, आपके टाइम में क्या टेप रिकॉर्ड चलता था, लाउड स्पीकर पे क्या चलता था, मार्केट में बसों के नीचे क्या चलता था? तो आप भूल गए उन दिनों को, किस तरह से कोई महफूज नहीं था, ना कोई मंत्री था, ना आपके गृह मंत्री कहते थे मुझे जम्मू कश्मीर जाने में डर लगता था, वो मैं भाषा चैनल के ऊपर यूज भी नहीं कर सकता। किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा। आपके राहुल गांधी कहते हैं सेना, आप कहते हो कि गलवान में हमारी किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा। और आप डोकलाम में आपके राहुल गांधी जी कैसे मिलते हैं एम्बेसडर से चुपके? आप उनसे पूछते हो क्या हुआ? तो ऐसी बातें छोड़ दो शर्मा जी, मुझे पता है आपकी सारी। रही बात इसकी, आज सड़क कितनी बन रही है, आज आधुनिकीकरण कितना कर दिया हमने सेना का। आप एम्स पे आ जाइए, आज विकास दर कितनी हो गई। आज ऐसा करते हैं, आलोक जी इसका जवाब देना चाहते हैं। आलोक जी जवाब लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ। ऐसा बात नहीं, हम मुद्दों पे आधारित वोट मांगते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बड़ी बड़ी बातें करने से देश आगे नहीं बढ़ता। आलोक जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपके वापस आऊंगा। हाँ देखिए, मुझे लगता है जो सरकार झूठे स्केच जारी करती हो,
पठानकोट में आईएसआई से जांच हर चीज आ रहा करवाती हूं हो, आपके पास। उरी हो, जम्मू हो, पहलगाम हो, पुलवामा हो, सैकड़ों हमारे जवान तो शहीद वहां भी आपने करवाती सेना हो, के उनके proof समय में मांगे होते थे। हो। वहां भी तो आपने उरी सेना के proof अंदर मांगे थे। अभी वही उरी सर्जिकल और स्ट्राइक पुंछ के में मांगे, 50 आपने विजय जी एक मिनट ज्यादा- इनको सुन लेते हैं, अभी इनको बोलने देते हैं। अभी पाकिस्तान ने जब हमारे खिलाफ विरुद्ध अटैक शुरू किया तो उसमें पुंछ जिले में 50 से ज्यादा सिविलियन मारे गए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अगर आप इतने ही अलर्ट थे, आप टारगेटेड अप्रोच कर रहे थे, तो हमारे सिविलियन कैसे मारे गए? हमारे 50 से ज्यादा सिविलियन कैसे मारे गए? अगर इतना प्रिसाइज ऑपरेशन था तो हमारे राफेल कैसे गिर गए? अगर आपके ड्रोन इतना अच्छा काम कर रहे थे तो झूठे आतंकवादियों को स्केच दिखाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी? आपने चीन की बात की। अरे भाई, चीन में तो हमारे क्या गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद नहीं हुए? क्या ये गलत था? क्यों हुए वो? 75 क्या ये के बाद, गलत था? हमने 1975 के 43 नहीं बाद मारे उनके? पहली बार हुआ मोदी जी के समय पे कि 20 जवान हमारे शहीद हुए। उनके 500 मर गए, मुझे उस बात से मतलब नहीं। उनके 1000 मर गए, मुझे मतलब नहीं। मेरे 20 जवान क्यों शहीद हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले कौन से शहीद हुआ? लक्ष्मण जी, कहां जवाब शहीद लेना हुए इस वो? पे। क्या वो हमारी भूमि थी? मैं आपको क्या वो जवाब LAC में जवाब थी? लेने के लिए क्या वो आऊंगा। चाइना की आलोक भूमि जी, में चले ऐसा गए करते हैं थे? कि मैं समझता हूं बहुत सारे सवाल हैं। विदेश नीति फेल है, रक्षा नीति फेल है, इनके मंत्रियों में हिम्मत नहीं। 100 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना विदेश मंत्री ने की, ना रक्षा मंत्री ने की, ना होम मिनिस्टर ने की, और मैं ऐसा करता प्रधानमंत्री हूं, तो ब्रेक ले कमजोर लेता हूं हैं, आलोक वो तो जी, कभी कर ही फिर नहीं वापस आएंगे। तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि ब्रेक कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर संसद में जो बहस हुई उसके क्या मायने निकाले जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ इशारा करे तो बोलना चाहते हैं हर्षवर्धन जी? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि फैक्ट चेक तो होते रहना चाहिए। और अभी जो बात हुई, आलोक शर्मा जी ने कहा कि नहीं हमारा कोई गृह मंत्री नहीं था जिसको डर लगता था, तो उन गृह मंत्री का नाम था सुशील कुमार शिंदे, जो प्रणति शिंदे के पिताजी हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया था अपनी बायोग्राफी के लोकार्पण के दौरान। उन्होंने कहा कि एक मैं सलाह लेता था विजयधर जी से, और उन्होंने मुझे सलाह दी कि जाओ लाल चौक पर घूम के आओ। कहे मैं चला गया और खूब मुझे प्रशंसा भी मिली, लेकिन मेरी क्या स्थिति थी, अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं जो शिंदे जी ने कहा। जब बहुत डर लगता है तो उस शब्द का लोग इस्तेमाल करते हैं देशज में, वो चूंकि मराठी हैं तो उन्होंने ये बोला। अब उनकी बेटी प्रणीति वो कह रही हैं सदन में कि ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया गया था। कांग्रेस पार्टी कई बार ऐसी बातें कहती है, और मैं ये फैक्ट कह रहा हूं क्योंकि देश के लोगों को जानना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं आप लोग सर्च कीजिए सुशील कुमार शिंदे लाल चौक, बस आ जाएगा, इतने में ही आ जाएगा। ये 2024 में अपनी पुस्तक के लोकार्पण में जो एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखी है, उसके लोकार्पण में उन्होंने कहा था कि मुझे इतना डर लगता था वो मैं किसको बताऊं लाल चौक पर जाते हुए। तो एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है, तो तुलना नहीं है दोनों कार्यकाल में, यूपीए और इस कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ये तथ्य है। मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, बहुत से शब्दों को तोड़ मरोड़ के जिस तरह से पेश किया जाता है, राहुल गांधी के भी आलू से सोना निकलेगा मोदी जी का स्टेटमेंट था, लेकिन इसी तरह से गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सर्च करते रहिए, वही आ जाएगा जो बीजेपी चाहती है। आप देखिए किस तरह से कहा गया कि ऑर्डिनेंस राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया, जबकि कभी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था। मैं पूरे चैनल को, पैनल को यहां पर अभी चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में ऑर्डिनेंस को फाड़ा हो तो मुझे पिक्चर दिखा दीजिए। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि करप्शन से अगर लड़ाई लड़नी है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाए। और फाड़ा था उन्होंने बीएसपी का मैनिफेस्टो 2012 में लखनऊ स्टेज पे। दोनों चीजों को जोड़ के चला दिया इन्होंने, और पूरे देश को ये हो गया, पूरे मीडिया जगत को ये हो गया कि राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। और तो और मोदी जी ने संसद के पटल पे भी झूठ बोला कि ऑर्डिनेंस फाड़ा गया। तो इस तरह की चीजों में बीजेपी और आरएसएस के लोग महारत है उनको कि कहां से पूंछ पकड़नी है, कहां से टांग पकड़ना है और कहां पर क्या जोड़ के चला देना है। फला आदमी की बुक रिलीज थी तब उन्होंने ऐसा बोला। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि आप अगर बहुत अच्छा काम किया था तो 10 साल तक चुनाव क्यों नहीं कराए थे आपने? धारा 370 पर क्यों झूठ बोलते हैं कि धारा 370 हट गई? अरे भाई, इस तरह के तो 36 चेंजेस हुए हैं पहले। हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पंचायत राज नहीं था। मुझे केवल ये बता दीजिए कि धारा 370 जो हटी है उसका ऑर्डिनेंस कभी किसी ने पढ़ा है? लक्ष्मण जी, आप पढ़िएगा, मिलेगा नहीं वैसे आपको, हैकर से वो हटा दिया गया है।
गूगल पे भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा। उसका पहला सेंटेंस है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस, लेकिन वो मिलता नहीं, इसीलिए उस पर बहस नहीं होती है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला जाता है, धारा 370 हट गई, अरे भाई धारा 370 में पहले भी 36 चेंज हुए और ये अमित शाह जी ने संसद में कहा। तो झूठ का पुलिंदा कौन कितना चलाएगा ये देश पूरा देख रहा है। 2 करोड़ रोजगार से लेकर 15 लाख से लेकर स्मार्ट सिटी से लेकर झूठ ही सुनते में चले आ रहे हैं। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है इन्होंने। आज भी सेना के पीछे छुपकर पाकिस्तान की बैसाखी पर जवाब देना चाहते हैं। विजय शर्मा जी भी हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, इन दोनों के पास में जाऊंगा। मैंने तो साफ साफ कहा, मैंने दोनों चीजों पे चैलेंज किया। अगर ऑर्डिनेंस को अभी सीएनबीसी आवाज चला दे, और की पुस्तक नहीं, अरे भाई मुझे तो केवल ये बता दीजिए कि ऑर्डिनेंस अरे भाई ऑर्डिनेंस चलवा दीजिए कि आर्टिकल 370 अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं कर देता, ऑर्डिनेंस चलवा दीजिए सीएनबीसी आवाज पे। आज जो मूल बात भाग्य ये है आलू से, अच्छा हर्षवर्धन जी आप तो पूरा आरएसएस का समर्थन करते हैं, मुझे केवल ये बता दीजिए हर्षवर्धन जी कि आलू से सोने वाला स्टेटमेंट किसका था? सुशील कुमार। अरे भाई आलू से सोने वाला स्टेटमेंट किसका था? मोदी जी का या राहुल जी का? ये अब दिख रहा है देश को। अरे भाई मोदी जी का था या राहुल जी का? पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन अरे भाई आप मुझे केवल ये बता दीजिए आलू और सोने वाला स्टेटमेंट किसका था? कर पाएंगे ना, आलू और सोने वाला स्टेटमेंट किसका था मुझे बता दीजिए। 370 पर चर्चा थी क्या? अभी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आप फंस गए, आपका चेहरा बता रहा है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि आप एक से एक झूठ बोलते चले गए। चलिए हर्षवर्धन जी, इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए देश को, कई बार होता है, पूरे के पूरे झूठ बोले गए देश को। और बहुत बुरी तरह से उन्होंने कहा था कि लाल चौक पर जाते हुए मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूं जो उन्होंने कहा था, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आलोक शर्मा। अरे भाई उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन गृह मंत्री की अगर देखिए मुझे नहीं लगता कि आज मतलब आज सुशील कुमार शिंदे पे बहस थी क्या? जब आप वो ले आए तो मैं भी धारा 370 पर कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से झूठ बोला। हो सकता है शिंदे जी ने भी झूठ बोला हो, उससे उस समय की कानून व्यवस्था। अरे भाई मुझे बताइए लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने झूठ बोला कि नहीं बोला? हम लोग इस बहस को इसको यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है? फैक्ट है, अलग अलग फैक्ट है। हाँ, जो एक मुद्दा पे मैं जाऊंगा, विजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा, इससे पहले आनंद दुबे जी आपके पास, कि इस पूरे चर्चा के दौरान 2 बातें बार बार उठाई गई जो लोगों की दिलचस्पी इसमें काफ़ी रहती है। वो एक तो ये था कि जब हम लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए थे तो पीओके को क्यों नहीं ले आए हम? तो यहाँ पे जवाब भी दिया गया सरकार की तरफ से, जब पीओके लाने का समय था उस समय गलती कर दी गई थी और अब हमसे पूछ रहे हैं कि पीओके आप क्यों नहीं लाए। इसी तरीके से दूसरा मुद्दा उठा सिंधु जल समझौते को लेकर के, उसमें किस तरह से खामियां हुई जो अब दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है, ये सरकार ने सफाई दी। आपके हिसाब से क्या संकेत दे रहे हैं? लक्ष्मण जी ऐसा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। पिछले 11 वर्षों से ज्यादा का समय है एक ही पार्टी की पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार इस समय देश में है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब तक जो नहीं हो पाया वो इस सरकार में हमें देखने मिलेगा, मतलब चारों तरफ खुशहाली होगी, अच्छे दिन टाइप जो एक विषय था मन में आएगा। लेकिन क्या होता है, प्रधानमंत्री जी या सरकार बार बार लेकर जाती है 40 साल पहले, 50 साल पहले नेहरू जी का नाम, इंदिरा जी का नाम। अरे भाई क्या इसी के लिए आपको चुना था? चलिए मान लेते हैं कि उस समय इंदिरा जी और नेहरू जी पीओके नहीं ला पाए, बट आप तो विशेष हैं, आपसे तो ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने तो कहा था कि मैं वो करने आया हूं जो आज तक किसी ने नहीं किया। 2025 में वो दिन था कि हम पीओके ले लेते, हम बहुत नजदीक थे, सेना पूरे साहस और पराक्रम में थी। अचानक ऑपरेशन सिंदूर ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। कैसे हुआ, क्या हुआ, अब ये बहुत विवाद का विषय हो गया, अब इस पर चर्चा भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन मन में एक टीस रह गई कि यार इस व्यक्ति से उम्मीद थी, ये व्यक्ति कुछ अलग है, ये व्यक्ति जरूर करके लाया, आप नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है, बहुत अवसर आएंगे, प्रधानमंत्री बदलेंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री बदलें, 10-5 साल बाद हम फिर पीओके ले आए, वो अलग विषय है। लेकिन अगर बार बार आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये सिंधु जल समझौता नेहरू जी की गलती से आज हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, उस समय हम नए नए देश बने थे, हम नए नए आजाद बने थे, एक देश से 2 टुकड़े हो गए थे, उस समय जो स्थिति रही होगी हो गया होगा। आज क्या है,
आज तो आप एक क्रिकेट मैच रद्द नहीं करवा पा रहे हैं, आईसीसी में जैसा बैठे हैं, बीसीसीआई आपके अधीन है। एक छोटा विषय अगर आप देश की खुशी के लिए नहीं कर पा रहे हैं, विजय शर्मा जी, एक मिनट, विजय शर्मा जी जवाब लेते हैं। नेहरू जी को विजय कोसने शर्मा का जी। कोई अधिकार नहीं है, इंदिरा जी को कोसने का। विजय शर्मा जी, देखिए आज तो शर्मा जी पूरे डिनाइल मोड में है, सारी बातों को जुटा रहे हैं। मैं इनको झूठा तो नहीं बोलूंगा, मैं इनकी भाषा यूज नहीं करूंगा, मैं पर सारी बातें हम असत्य लोग बोल थोड़ा रहे सा हैं। आगे बढ़ गए हैं, अब दुबे जी के पास आ चुके थे जी। तो राहुल गांधी जी ने, मैं विटनेस हूं, मैंने उसके वो वीडियो देखे थे जब उन्होंने कैबिनेट का फाड़ा था, और ये 370 की बातें करते हैं। आज जो वहां आप दिखा दीजिए मुझे, मैं तो सीएनबीसी आवाज को चैलेंज कर रहा हूं। अगर है तो अभी दिखाइए सारी डिबेट। चूंकि बहस प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने के ऊपर इस वजह से हम लोग वीडियो रखे नहीं, वरना आप कहते तो वीडियो पहले से निकाल के रखा रहता। वीडियो अगर होता, वीडियो आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैं तो कह रहा हूं साहब अगले शो में दिखा देना, अगले शो में दिखा देना। डिबेट जारी है। ऐसा करिएगा ना कि हमारे सीएनबीसी आवाज के ट्विटर हैंडल पे बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने माफी मांगी है, आप ऐसा करिए अपने वीडियो को उस ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर दीजिएगा, दोनों लोग वहीं पे बात साफ साफ हो भी जाएगी। रही बात आप बड़े बड़े लक्ष्मण जी, बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने माफी मांगी है उसके ऊपर। कांग्रेस का स्टैंड तो जान लीजिए। चिदम्बरम जी क्या बोल रहे थे कि 370 को हटाने से क्या होगा, हम 370 वापस लाएंगे। अरे आप अपना पार्टी का स्टैंड तो जान के आओ, तब आप बात करो। वो आपकी कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है 370 गलत हटाया गया, वापस लाएंगे नहीं कहा, 370 हटाया ही नहीं गया। हमने कहा गलत तरीके से 2 बदलाव हुए, उसके अंदर तरीका गलत था, हमने ये सवाल उठाया। वहां की असेंबली से बात करके असेंबली में पास करा के कराना चाहिए था। जिस तानाशाही तरीके से कराया उसका नकारात्मक प्रभाव गया, ये हमने कहा। कहीं संसदीय धारा 370 तो अभी भी है, वापस लाने की जरूरत ही नहीं, अभी भी है धारा 370 तो। नहीं आप बता। अरे भाई धारा 370 अभी भी है उसमें, इतिहास में मुझे कहीं दिखा दीजिए 35A का, वो कहां। मैं फिर कहूंगा 35 ला दिए। मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, लक्ष्मण जी को भी 100 गज का प्लॉट दिलवाऊंगा। 35 से हट गई हो तो हमें दोनों को दिलवा दो, लक्ष्मण जी के पैसे मैं दूंगा, करवा दो। वहाँ विषांतर करने की जरूरत नहीं है, उसको विषांतर नहीं करते हैं क्या? अरे भाई मैं विषांतर नहीं कर रहा हूँ, 15 साल का डोमिसाइल कर दिया आप लोगों ने। वहाँ ओबीसी 35A में 15 साल का डोमिसाइल हो गया है। कि अगर डोमिसाइल 15 साल का नहीं है तो आप जमीन नहीं खरीद सकते। जिस लाइन पे क्या किया आपने? वो तो बड़ी लंबी चल जाएगी, मैं बीच में इंटरवेन नहीं करूंगा तो वो लगता है 1 घंटे और करना पड़ेगा बहस। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शो का समय खत्म हो रहा है, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि देश को इस पर पक्ष और विपक्ष के तर्क, बहस, तथ्य चाहिए थे, और इसमें जितने सवाल आए थे वो कोई सवाल नहीं थे, सारे सवालों के जवाब भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुंह से और डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, उनके मुंह से बहुत स्पष्टता से सारी बात आ गई। सदन में आने के बाद ऑन रिकॉर्ड होता है, राज्यसभा में भी वो बात आनी है। लेकिन मुझे लगता है कि देश को बहुत अच्छे से पता है क्या कुछ हुआ, सरकार का पक्ष क्या था, और इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। भारत ने किसी के दबाव में, किसी के कहने से युद्ध विराम या ऑपरेशन सिंदूर रोकने जैसा काम नहीं किया। कोई ऐसा दबाव में नहीं किया है, साफ हो गया। लेकिन एक बात और जो आपने शुरू में भी कहा भी था, यह था कि बहस के जरिए सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो गई, और तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर यहाँ पर हो चुका है। लेकिन यह है कि मुझे पूरा इस बात का शक है कि आने वाले दिनों तक, कुछ दिनों तक, खासतौर से चुनाव तक, ये मुद्दा छाया रहेगा। हर कोई अपनी तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।